नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा प्रक्रिया में नई और सख्त प्रणाली का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के तहत उच्च कुशल और बेहतर वेतन पाने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ट्रंप ने पिछले हफ्ते H-1B वीजा के लिए आवेदन शुल्क $1 लाख करने का ऐलान किया था। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया कि यह शुल्क केवल नए आवेदकों पर लागू होगा और मौजूदा वीजा धारकों की अमेरिका आने जाने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि यह एक मुश्त शुल्क है, वार्षिक नहीं। USCIS द्वारा जारी परामर्श में बताया गया कि वीजा लॉटरी में उच्च वेतन पाने वाले पेशेवरों को प्राथमिकता दी जाएगी और विदेशी कर्मचारियों की वेतन पात्रता बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस PR गवई ने बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ आदेश देने पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जस्टिस विश्वनाथन के साथ लगभग 6 महीने तक बेंच साझा करने के दौरान उन्होंने कई फैसले दिए जिनमें दोषियों या अभियुक्तों की संपत्ति को मनमाने ढंग से तोड़ने की प्रवृत्ति के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया। CJI गवई ने 269वें फ्राइडे ग्रुप के कार्यक्रम में बताया कि बुलडोजर मामले का फैसला उनके लिए विशेष रूप से संतोषजनक था, क्योंकि इसमें केंद्र में लोगों की मुश्किलें और परिवारों की परेशानियां थीं, जिन्हें केवल इसलिए झेलना पड़ रहा था कि वे अपराधियों या कथित अपराधियों के परिवार के सदस्य थे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल छोटा होने के बावजूद न्याय व्यवस्था पर असर डाल सकता है, क्योंकि कई ऐसे CJI रहे हैं जिन्होंने केवल कुछ महीनों के कार्यकाल में भी न्यायिक फैसलों में महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। ED ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की 7.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत की गई है। ED के अनुसार यह कुर्की जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ बेनामी संपत्ति रखने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के कथित मामलों से संबंधित है। केंद्रीय एजेंसियों का आरोप है कि जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। इससे पहले 2022 में ED ने उनकी 4.81 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। हालांकि पिछले महीने CBI द्वारा क्लोजर रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद जैन को भ्रष्टाचार के मामले में अदालत से राहत मिली थी। यह मामला लोक निर्माण विभाग मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान एक निजी कंपनी को टेंडर देने से संबंधित था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी की GST सुधारों की योजना की आलोचना की है। स्टालिन ने कहा कि उपभोक्ताओं को मिलने वाली राहत का 50% हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है, लेकिन केंद्र इस तथ्य को स्वीकार या सराहना नहीं कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु को समग्र शिक्षा नीति इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि राज्य ने हिंदी अधिरोपण को स्वीकार नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 सितंबर को लागू GST सुधारों को बचत उत्सव कहा और दावा किया कि इससे भारतीयों को 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। नई प्रणाली के तहत अधिकांश वस्तुओं पर अब 5 या 18% टैक्स लगेगा, जबकि विलासिता और सिन गुड्स पर 40% टैक्स रहेगा। दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे स्नैक्स, कॉफी, घी, पनीर और दवाओं पर कई दरें घटाई गई हैं। स्टालिन ने कहा कि अगर ये सुधार 8 साल पहले किए होते तो देश के परिवार पहले ही अधिक बचत कर चुके होते। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा है कि भारत के विकसित बनने की राह में न्यायपालिका सबसे बड़ी बाधा बन गई है। न्याय निर्माण 2025 सम्मेलन में उन्होंने अदालतों की लंबी छुट्टियों, औपनिवेशिक शिष्टाचार और प्री लिटिगेशन मध्यस्थता में जटिलताओं को विकास में रोड़े के रूप में बताया। सान्याल ने न्यायिक पेशे को मध्ययुगीन गिल्ड बताया और कहा कि प्रक्रियात्मक जटिलताओं से राष्ट्रीय विकास पर असर पड़ रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि कानूनी क्षेत्र में सुधार करके देश के 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य को समर्थन दिया जा सकता है। इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी न्यायपालिका पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि अदालतें संसद की तरह कानून बनाने में हस्तक्षेप कर रही हैं और सरकार की नीतियों को प्रभावित कर रही हैं। यह बयान न्यायिक और आर्थिक सुधारों पर बहस को तेज कर सकता है। बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। यह नोटिस 19 सितंबर को पटना में प्रशांत किशोर द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी ने पिछले 2 साल में
200 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई है। अशोक चौधरी ने कहा कि आरोप भ्रामक हैं और प्रशांत किशोर को 7 दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगनी होगी। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री और सांसद पर भी कई आरोप लगाए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार में अपनी पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने पार्टी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आर.के. सिंह ने कहा कि अगर आरोप झूठे हैं तो दिलीप जायसवाल कोर्ट क्यों नहीं जाते और अगर सच हैं तो जनता के सामने सफाई क्यों नहीं देते। उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी कहा कि वे अपनी शैक्षणिक डिग्रियां पब्लिक करें। आर.के. सिंह ने चेताया कि आरोपों का जवाब नहीं देने से पार्टी और सरकार की साख पर असर पड़ेगा और विपक्ष को हमला करने का मौका मिलेगा। आर.के. सिंह ने जेडीयू की टिकट नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भगवान सिंह कुशवाहा जैसे नेताओं पर हत्या के आरोप हैं और राधाचरण शाह पर नशे के कारोबार से जुड़े आरोप हैं। आर.के. सिंह ने कहा कि ऐसे नेताओं को टिकट देने पर वे खुलकर विरोध करेंगे। उनके इस बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू दोनों पर दबाव बढ़ गया है। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और गरमाने वाली है, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी जवाब मांग रहे हैं। अभिनेता शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में दिया। इस वर्ष 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के आधार पर प्रदान किए गए। शाहरुख के साथ विक्रांत मैसी को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अन्य प्रमुख विजेताओं में रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया, जबकि सुदीप्तो सेन को दी केरला स्टोरी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार पारवी फेल को दिया गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मनोरंजक फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रही। न्यूयॉर्क में आयोजित 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के दौरान सोमवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को सड़क बंद होने के कारण रोका गया। मैक्रोन UNGA में फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने का भाषण देकर फ्रेंच दूतावास लौट रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के काफिले के लिए इलाके की सभी सड़कें बंद कर दी गई थी। वीडियो में देखा गया कि मैक्रोन को कार छोड़कर पैदल चलना पड़ा और उन्होंने ट्रंप को फोन कर हल्के अंदाज में कहा कि सड़कें उनके लिए बंद हैं। यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इसे राष्ट्रपतियों का मजेदार पल बताया। फ्रांस की मीडिया और नेटिजन्स ने इस घटना को काफी ट्रोल किया। स्थानीय लोग मैक्रोन के पास आए, सेल्फी ली और फोटो खिंचवाई। इस घटना ने UNGA के दौरान सुरक्षा और प्रोटोकॉल की चुनौतियों को उजागर किया। मामले पर फ्रांस और व्हाइट हाउस की ओर से अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर अगले महीने 7 अक्टूबर से 9 के बीच मुंबई में होने वाले ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और कियर स्टारमर के बीच शिखर वार्ता होगी। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब करीब 2 महीने पहले ही PM मोदी ब्रिटेन गए थे और वहां भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर हस्ताक्षर हुए थे। हालांकि यह समझौता अभी ब्रिटेन की संसद में मंजूरी का इंतजार कर रहा है और 2026 से लागू होने की उम्मीद है। आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें भरोसा था कि न्याय मिलेगा। अखिलेश ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में आजम खान पर लगे सभी आरोप झूठे साबित होंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री, डिप्टी CM और कई भाजपा नेताओं के मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आजम खान पर दर्ज सभी झूठे मुकदमे भी खत्म कर दिए जाएंगे। अखिलेश ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया और कहा कि आजम खान की लड़ाई न्याय की है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।